अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं नजम सेठी शो। मैं हूं सैयद आयशा नाज, मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। इतने मसाइल के इतने अंबार के समझ नहीं आ रही कि क्या बनेगा इस हुकूमत का और ये मसाइल कैसे हल करेगी। तो ऐसे में अचानक एक हल हमें सुझाई दिया, असल में सुझाई दिया वो पहले शाहिद खाकान अब्बासी साहब को और उसके बाद वज़ीर आज़म साहब ने भी उसका इजहार कर दिया, और वो है कि जी सबको मिलकर बैठना चाहिए, ग्रैंड डायलॉग करना चाहिए। अब ये ग्रैंड डायलॉग किस नेचर का होगा? माजी में भी हमने देखा, रज़ा रब्बानी साहब ने सबसे पहले ये कहा कि इदारों के दरमियान डायलॉग होना चाहिए। इसके मुखालिफ में ये दलील दी जाती है कि ग्रैंड डायलॉग या इदारों के दरमियान डायलॉग की क्या ज़रूरत है, 1973 का आइन मौजूद है, आप उससे रुजू कर लें, उसके मुताबिक चलें तो प्रॉब्लम ही नहीं है, किसी डायलॉग की ज़रूरत नहीं रहती। सिटी साहब, जो शायद खाकान अब्बासी साहब ने अपने इंटरव्यू में कहा कि हम इसमें सारे स्टेक होल्डर्स को बुलाएंगे, अदलिया भी होगी और फ़ौज भी होगी, क्योंकि फ़ौज हुक्मरान भी रही है, सियासत में उसका किरदार भी रहा है, तो सब बैठेंगे एक जगह पर। ये कैसे मुमकिन होगा? और वसीउल बुनियाद डायलॉग और इदारों के दरमियान डायलॉग में क्या डिफरेंस है? ये होता भी आपको नज़र आ रहा है कि नहीं? देखिए, ये ग्रैंड डायलॉग का इशू जो है ना, ये इसके एक तारीखी जायज़ा भी लेना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये कि जो भी हुकूमत यहाँ आई है, या शुरू करते हैं जुनेजो साहब की हुकूमत से, सियासी पॉलिटिकल सिविल हुकूमत ज़िया-उल हक के ज़माने में। जुनेजो साहब के भी मसले रहे इस्टेब्लिशमेंट के साथ, हालांकि उनको जनरल ज़िया ने चुना, उनको लेके आए, वो बिल्कुल बरखुरदार थे, मगर फिर भी मसले बन गए। जब भी कोई इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई राय इख्तलाफ होती तो फिर उस वक़्त मसले बनते हैं। इसके बाद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा और नवाज शरीफ साहब की हुकूमतें 90 की दिहाई में आई, दोनों के मसाइल रहे इस्टेब्लिशमेंट के साथ। उसके बाद खैर उसके बाद तो इस्टेब्लिशमेंट डायरेक्ट आ गई, मुशर्रफ साहब खुद आ गए। फिर जब जरदारी साहब की हुकूमत आई तो 2007-8 में वो भी 5 साल काफ़ी मसले रहे। फिर नवाज शरीफ साहब की हुकूमत आई तो फिर मसले रहे। अब इमरान खान साहब की हुकूमत, जो कि सोचते थे कि किसी सूरत में ये हो ही नहीं सकता, बिकॉज ये तो खुल के बात बाहर आ गई थी, वन पेज। और आज आप देखिए इमरान खान साहब के तल्लुकात उसी इस्टेब्लिशमेंट उन्हीं जर्नलों के साथ कितने एक ख़राब हो चुके हैं और कितनी लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। तो एक ये कि जी जब ये बात की जाती है ना कि हर इदारा अपने दायरे में रहे, तो उसका इशारा यही होता है। अफसोस इस बात का कि ये उस वक़्त ये बात की जाती है जब किसी सियासी प्राइम मिनिस्टर के मामलात ख़राब होने शुरू हो जाएं इस्टेब्लिशमेंट के साथ। उससे पहले वो इस्टेब्लिशमेंट का सहारा लेके आते हैं, वादे करते हैं, फिर आके लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, आंखें दिखाना शुरू कर देते हैं। वो इस्टेब्लिशमेंट ये कहती है आंखें दिखा रहे हैं। अच्छा। वो कहते हैं हमने कोई आंख नहीं दिखाई, हम सिर्फ जो हमारी हक बनता है बता रहे हैं, उसके अंदर जो हम कोई फैसले करना चाहते हैं, क्योंकि हमने अवाम के पास जाना है, हमने उनको ये जवाब देना है, तो प्लीज़ मेहरबानी करें हमें कर लेने दें जो हम करते हैं। और वो करप्शन की बात नहीं, वो पॉलिसी डिसीजंस है। मियाँ साहब फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूँ ताकि ये एक पर्सपेक्टिव हो जाए इसके अंदर, कि जब जुनेजो साहब के साथ क्या झगड़ा हुआ, जुनेजो साहब ने सारी बात मानी ज़िया-उल हक साहब की, मगर फिर जिनीवा अकॉर्ड्स जाके साइन कर दिए, जिसके ज़रिए सोवियत यूनियन जो था उसको इजाज़त मिल गई अंडर कंडीशंस कि वो अफ़गानिस्तान से पुरअमन तरीके से निकल जाए वहाँ से। वहाँ उस वक्त ज़िया-उल हक का ये मौक़िफ़ था कि नहीं, इनको हमने फंसाया हुआ, नहीं जाने देना, मगर दुनिया ये चाह रही थी कि रूस को एक रास्ता दिया जाए निकलने का। और जुनेजो साहब ने जाके यूनाइटेड नेशंस में कह दिया कि हम सपोर्ट कर रहे हैं विड्रॉल ऑफ सोवियत फोर्सेस। अच्छा। ज़िया-उल हक साहब को ये बात पसंद नहीं आई कि तू होना कौन है, हम जब हम हैं तो क्या हम हैं, और रूस के साथ मुजाहिदीन की जंग करा रहे हैं, हमें तो कोई नुकसान नहीं, फ़ायदा ही फ़ायदा, पैसे भी आ रहे हैं, हथियार भी आ रहे हैं, तुमने क्या जाके ये कर दिया, सोवियत यूनियन को सेफ पैसेज दे दी। लड़ाई यहाँ से हुई। उसके बाद झगड़ा चल रहा था तो ओजड़ी कैंप हो गया। एक इस्लामाबाद पिंडी के दरमियान में एक जगह ओजड़ी, वहाँ एक एम्यूनेशन डंप था, वो ब्लो अप हो गया। जब वो ब्लो अप हुआ तो उसमें पता ये चला कि वहाँ बहुत से हथियार रखे गए थे और एम्यूनेशन रखी गई थी, जो कि चैनल हो रही थी फ्रॉम CIA एंड सऊदी अरेबिया से वहाँ हथियार आते थे, और स्पेशली CIA से, और वो आगे ISI जो थी वो उनको चैनल करती थी, और उसके लिए फिर लेन देन होती थी। ठीक ठाक लोगों ने वहाँ, कुछ जर्नैलों ने ठीक ठाक पैसे बनाए उस वक्त। जी, इस पे बाकायदा प्रोग्राम आप बता चुके हैं, तफसील मैं कह चुका हूँ। तो अब बात ये है कि
तो ये जुनेजो साहब के साथ ये हुआ, उसकी छुट्टी करा दी अवला। हाँ, रिपोर्ट वो देके गए थे और वापसी पे वो उनके उसने साथ कहा जी ये रिपोर्ट हमने शाया करनी है, उसने कहा जी कोई रिपोर्ट नहीं शाया होनी। तुम होते कौन हो ओजड़ी कैंप को इन्वेस्टिगेट करने वाले? क्योंकि शक ये था कि शायद हमारे लोगों ने करवा दिया, हथियार खरीद के बेच दिए हुए थे, अमेरिका को बताया था कि हमने कर दिया है। अमेरिका अफगानिस्तान से बाहर जा रहा था, अमेरिका ने कहा हमारे हथियार वापस करें, इन्होंने बेच बूझ के हजम कर लिए थे, ना देना नहीं चाहते थे, इन्होंने वहाँ ठाठू करा दी, ये इल्ज़ाम था। तो मसले बन गए। मोहतरमा आई जब 98 में 88 में जी, 88 तो आशा ये ज़रा ज़रूरी है ये तारीख का आपको हवाला देना ताकि आगे अब आपको बताऊँ मसले क्या आने वाले। तो उस वक़्त मोहतरमा के सबसे पहले उन्होंने ये फ़ैसला किया कि हम हिंदुस्तान के साथ तजारत शुरू करेंगे और अमन की बात करेंगे। तो उस वक्त की जो इस्टेब्लिशमेंट थी उन्होंने कहा यार ये किस तरह हो सकता है, दुश्मन है वो तो कभी भी नहीं मानेगा, हमको तस्लीम नहीं करेगा, तो हम ये तो इसका ये मतलब है कि तजारत शुरू करेंगे, अमन की बातें करेंगे, कश्मीर को हल नहीं करेंगे, तो ये तो बिल्कुल गद्दारी है और ये हम नहीं एक्सेप्ट करते। तो मोहतरमा के ऊपर इल्ज़ाम लग गया कि ये तो इंडियन एजेंट है। एतजाज़ एहसन साहब के ऊपर ये भी इल्ज़ाम लगा कि उन्होंने उस वक्त कुछ इल्ज़ाम पाकिस्तान पे ये था कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां जो हैं वो खालिस्तान के लोगों को यहाँ पनाह भी दे रही हैं और ट्रेनिंग भी दे रही हैं। तो इंडिया ने ये मांगा था पाकिस्तान से कि हमें लिस्ट दें उन लोगों की जिन लोगों को आपने ट्रेन किया है। तो चौधरी एतजाज़ एहसन उस वक्त इंटीरियर मिनिस्टर थे और उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा मीडिया के अंदर वाया यूजुअल सोर्सेस कि जी ये जो है इन्होंने लिस्टें दे दी हैं राजीव गांधी को, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं थी। अच्छा। मगर इल्ज़ाम लगा और वो इल्ज़ाम लग गया मोहतरमा के ऊपर कि ये तो इंडियन एजेंट है, ये तो एंटी पाकिस्तान, ये सिक्योरिटी रिस्क है। फिर उसके बाद पूरा ये मुहिम शरीर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ये वो कर के तो एक दफ़ा फेल हुआ, मगर 90 में वो गुलाम इसाक साहब को कह के छुट्टी करा दी मोहतरमा की। तो ये मोहतरमा के साथ भी एक क्या इशू था कि भाई हम अमन चाहते हैं। ठीक है। अच्छा, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मुशर्रफ ने भी फिर अमन की बात की, अमन की आशा। हाँ, तो अच्छा, तो ये मोहतरमा फिर नवाज शरीफ साहब आए। नवाज शरीफ साहब ने अपनी दूसरी टर्म में जब वो 96-97 में आए हैं तो उस वक्त उन्होंने भी वाजपेयी साहब के साथ, आपको पता है, आपको बस डिप्लोमेसी की। बस डिप्लोमेसी के बाद लाहौर बुलाया, यहाँ लाहौर रेजोल्यूशन साइन हुए जी उस जिसके अंदर यही था कि कश्मीर का मसला होता रहेगा मगर उससे पहले हम अमन की बात कर लें और तजारत करें और पीस करें। बिकॉज नवाज शरीफ साहब का ये ख्याल था आयशा कि जो अमन से जो फ़ायदा होगा पाकिस्तान का और हमारी आवाम का वो हम नुकसान नहीं उठा सकते, अब हमें करना चाहिए। और कश्मीर का मसला होता रहेगा, वो हम उठाते रहेंगे जहाँ जहाँ हमारी हक बनता है, मॉरली पॉलिटिकली डिप्लोमेटिकली हम करेंगे, मगर ये जो है ना कि जिहाद बंद की जाए, इससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, नुकसान नहीं हुआ है। और कश्मीरी जो है उनके ऊपर बेचारों के ऊपर और भी तशद्दुद हो रहा है और ये कामयाब आप नहीं कर सकेंगे इसको कि आप सेपरेट करवा लें मिलिट्री एक्शन के साथ या जिहाद के साथ जी। तो उनको फिर सिक्योरिटी रिस्क बना के निकाल दिया गया जी। यही था ना रिजेक्टेड, वही सारी बात क्या थी वो रिजेक्टेड वाली, वो ये डॉन लीक्स यही थी ना कि खान नवाज शरीफ साहब ने एक सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग के अंदर जहाँ डीजी ऐसे उस वक्त के जनरल रिजवान बैठे हुए थे उनसे कहा कि यार बंद करो ते की कर दे पे, बिकॉज इन्होंने फिर यहाँ से इल्ज़ाम ये था कि यहाँ से कुछ लोग गए हैं, पठानकोट गए हैं, इधर गए हैं, उधर गए हैं, मसला बन गया था, याद है जी? बिल्कुल याद। तो वो नवाज शरीफ साहब को सिक्योरिटी रिस्क बना के कर दी। उससे पहले नवाज शरीफ साहब जब चले गए नरेंद्र मोदी की इनॉग्रेशन पे तो उनको रोकने की कोशिश, 2013 के बाद के वाक़यात। लेकिन परवेज़ मुशर्रफ साहब को आपने वो तो खैर उनका अपना था ना, तो हालांकि उन्होंने कश्मीर पे फार्मूला दिया था, लेकिन वो अच्छा, अब मैं कह रहा हूँ कि वो जब कारगिल और जब नवाज शरीफ साहब ने कारगिल के ऊपर एतराज़ किया तो मुशर्रफ साहब ने खुफिया तौर पे कारगिल कर दिया, फिर नवाज शरीफ साहब ने जाके वहाँ वाशिंगटन में अपनी बेइज्जती करवाई और जो लोग हमारे फंसे हुए थे उनको वहाँ से कोशिश की कि वो निकल आए ताकि इंडिया और बड़ा हमला ना कर दे और बचाया मुशर्रफ साहब को। और उसके बाद फिर मुशर्रफ साहब ने इनको निकाल दिया जी। और उसके बाद जब निकाल दिया तो मुशर्रफ साहब ने टेक ओवर कर लिया जब, तो उसके बाद क्या किया, पहले आगरा में गए 91 में मेरा ख्याल या 92 में, ये 2001 में, और ये कहा कि नहीं हम जब तक कश्मीर का मसला नहीं हल होगा हम नहीं करेंगे कोई बात। उसके 2 साल बाद जाके वाजपेयी साहब के साथ एक साख कॉन्फ्रेंस में जाके हाथ मिला लिया और शुरू कर दिया ये डिप्लोमेसी ऑन कश्मीर, जिसका जो फाइनल नतीजा यही था, वो जो सारी डिप्लोमेसी बैक चैनल चल रही थी, कश्मीर सोल्यूशन क्या थी कि अमन अमान की बात करें, 4 पॉइंट फार्मूला दे दिया ना, कश्मीर 50 साल के बाद बात पे कर लेंगे अभी आप वही, हाँ वही जो नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं। तो बात ये है कि छोटी छोटी जो पॉलिसी इश्यूज है उसके ऊपर झगड़े होते हैं। सिविलियंस ने कभी इनके बजट्स कम करने की बात नहीं की, सिविलियंस ने कभी किसी स्टेज पे भी किसी एक जर्नैल के खिलाफ कोई कार्रवाई करने की बात नहीं कही, कुछ नहीं, कभी इंटरफेयर नहीं किया। मगर जब ये इश्यूज आ जाते हैं जिसके ऊपर
उनको इलेक्शन में वोट मिलते हैं, ये उनकी एक पॉलिसी स्टेटमेंट होता है। जहाँ भी वो इस्टेब्लिशमेंट समझती है कि यार नहीं, या किसी एक ग्रुप के ख़िलाफ़ है बात या नहीं। अब ये एक और भी इशू बना नवाज शरीफ साहब के साथ, जनरल रहील शरीफ के ज़माने की ये बात है। वो ये कि जी सिपेक जो है, उस वक्त पैसे आ रहे थे, कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे थे, तो यहाँ से तजवीज़ गई इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कि सिपेक जो है वो उसके अंदर एक बनाई जाए, अलग एक अथॉरिटी बनाई जाए, उसके अंदर एक लेफ्टिनेंट जनरल को उसके ऊपर बैठाया जाए। अच्छा। और नवाज शरीफ साहब ने कहा नहीं, ये तो हम अंडर प्लानिंग डिवीजन एहसन इकबाल जो है, ये तो हमारा ये इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स हैं, इसमें आपका क्या इसमें रोल है। तो वो कह रहे थे नहीं, ये स्ट्रेटेजिक इश्यूज हैं तो हमें इसमें बैठाना चाहिए। उसके ऊपर भी झगड़ा हुआ। और जैसे ही नवाज शरीफ साहब की छुट्टी हुई तो आपने देखा फिर कि जैसे इमरान खान आया तो वो अथॉरिटी में आसिम जावेद बाजवा को वहाँ बैठा दिया और सिपेक बंद हो गया। उसकी वजह से फिर सिपेक बंद हो गया कि चाइनीज़ ने ये कहा कि ये क्या हो रहा है, हमने तो सिविलियंस के साथ बात की थी, कॉन्ट्रैक्ट्स किए थे, ये किया था, वो किया था, तो वो सारी सिपेक अथॉरिटी फारग होगी। जी जी। तो अब तो मैं ये कह रहा हूँ कि इश्यूज ये बनते हैं इनके। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ एक, जी जी। कि जब डार साहब थे फाइनेंस मिनिस्टर, इसाक डार साहब, तो तुम्हें पता है हर साल 10% इजाफा होता है डिफेंस बजट में। कोई उसके ऊपर डिबेट नहीं होती, कोई कुछ नहीं होता। आज तक किसी हुकूमत ने, इंक्लूडिंग नवाज शरीफ हुकूमत, कभी ये नहीं कहा कि डिफेंस बजट कम करें, क्योंकि हम समझते हैं कि डिफेंस बड़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। कोई सियासतदान या सियासी जमात ये नहीं कहती, ना ही करने की कोशिश की है। वो 10-11% हर साल उनका बजट वो मांगते हैं, उनको वो मिल जाता है। उसके बाद क्या होता है कि उसके दौरान 12 महीने के दौरान पैसों की और ज़रूरत पड़ जाती है, तो वो फिर और पैसे मांगते हैं, जो कि सप्लीमेंट्री बजट सितंबर दिसंबर में जो आते हैं वो फिर और पैसे दे दिए जाते हैं, क्योंकि ओवर रन हो जाते हैं, इनको पैसों की ज़रूरत और मिल जाती है, ज़रूरत पड़ जाती है, ठीक है, पड़ जाती है, गवर्नमेंट दे देती है जी। फिर जब साल ख़त्म होता है तो उस वक्त पता चलता है कि आपने तो 10% पिछले बजट में अप्रूव किया था, मगर उसके बाद 5-6% और भी ले लिया है, देना पड़ गया, क्योंकि मांगा था तो दे जैसे अभी 6%, अभी आपने देखा वो 6% पिछले साल में जो दिया था उसके ऊपर 6% ओवररन हो गए। तो वो देने पड़ गए, वो दिए। अच्छा, इसाक डार के ज़माने में क्या हुआ कि एक सप्लीमेंट्री बजट मांगा, और डार साहब ने दे दिया, क्योंकि एज आई सेड कोई गवर्नमेंट ना नहीं कर सकती। उसके बाद फिर आ गए कि कुछ और पैसे चाहिए, हमने कुछ चाइना के पैसे देने हैं, इतने $1 मिलियन हमने देने, वो भी मेहरबानी करके दे। अच्छा। उस वक्त बड़े बुरे हालात थे, तो डार साहब ने थोड़े मिन की मिन की कि नहीं देखे ना, ये है वो है फलाना। तो डार साहब के खिलाफ तो वो अच्छा है गल है। तो अब बात यह है कि जैसे ही खाका नवाज़ साहब की हुकूमत आई तो उन्होंने सबसे अमंगस्ट द फर्स्ट थिंग्स डिड वाज हेलो जी तुसी जड़े लैणे ने लॉ साडी। अच्छा। तो मैं ये आपसे कह रहा हूँ कि ये जो बात करते हैं ना कि जी ग्रैंड डायलॉग का इशू यही है कि हमसे बैठ के तय कर लिया जाए कि आपको क्या चाहिए, क्या हम दे देंगे आपको, और इन चीज़ों के अंदर आप मदाखलत ना करें। हमारे साथ बैठ के आपकी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी जो है वो भी बैठ के डिस्कस कर लें। अच्छा। तो होता ये है कि आमतौर पे वो डिस्कस नहीं होती, उसे ब्रीफिंग दी जाती है कि जी ये करना है। अगर आप उसके साथ इत्तेफाक नहीं करते तो फिर आप कहीं नहीं जा सकते जी। तो कुछ प्राइम मिनिस्टर्स लाइक इमरान खान ने अब जो कुछ किया, और इससे पहले जो नवाज शरीफ साहब ने किया था कि उठ के चले गए, हालांकि GHQ का ये एडवाइस थी कि आप इसकी इनॉग्रेशन पे मत जाए। फिर जब वो उन्होंने बुलाया 25 दिसंबर को और उन्हें इन्फॉर्मेशन दिए बगैर, लाइक विदाउट वीजा, तो जो के बाद में इल्जाम भी तो ये भी चीज़ें भाई हमसे पूछा क्यों नहीं जी, हम ये सारा कुछ जानते हैं, ये हम इंडियंस इतने हैं, ये है वो है, आप क्यों ये कर रहे हैं। तो वो सही भी है नहीं भी सही, वो अपना मौक़िफ़ है, वही हमें डील करने दो। वो कहते हैं जी हमने 70 साल से इनके साथ डील किया है, ये तो धोखेबाज है, इनको ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, ये तो दुश्मन है, इनको दोस्ती इनके साथ कैसे हो सकती है। वो एक बयानिया है। दूसरा बयानिया अब सिविलियंस का है, जो आता है वो यही कहता है कि यार अब कुछ तजारत को शुरू करो, क्योंकि आवाम के लिए कुछ सस्ती चीज़ें आनी शुरू हों। हम इतनी महंगी चीज़ें अमेरिका से लेते हैं, यूरोप से लेते हैं, और चाइना से इतनी दूर से आती हैं, ये करीब से हमें मिल जाती हैं, दवाइयाँ आ सकती हैं, बहुत कुछ आ सकता है वहाँ से, जिसके साथ पहले भी आता रहा है। और अब तो ये इस किस्म की इश्यूज चलते रहते हैं। ठीक है, आपने तो अब वो कह रहे हैं ग्रैंड डायलॉग। अब ग्रैंड डायलॉग में वो इसलिए इंक्लूड करना चाह रहे हैं फौज के लीडर्स को जी, फौज को और अदलिया को, कि जहाँ और अदलिया को भी। अच्छा, अदलिया का जो इशू है ना, ये नई बात है, ये अब की इशू में ये अदलिया, क्योंकि हो ये रहा है, लगता है सियासतदानों को कि अब एक इकट्ठ हो गया है अदलिया का और इस्टेब्लिशमेंट का, और अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट बिल्कुल सेम ट्रैक पे चलते हैं,
एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, प्रॉप अप करते हैं। ये एक उनके जहन में ये बात, तो कहा जी चलो फिर बुला लिया जाए, सारे बैठ जाने, क्योंकि अब कोई जो चीज़ इस्टेब्लिशमेंट डायरेक्ट नहीं करना चाहती वो अदलिया से करवा लेती है, और तो अदलिया भी इशारे देखते रहते हैं क्या है, मूड क्या है वहाँ, और ये तो ये इल्ज़ाम है। ठीक है, तो मेरा ख्याल है ये इस तरह से ये आया है। और अब क्योंकि इमरान खान साहब ने एक नया ड्रामा शुरू कर दिया, क्या उन्होंने यही कि पहले इस्टेब्लिशमेंट को ये कह रहे हैं कि हम उनका साथ दें, जब वो न्यूट्रल हो रहे हैं तो अदलिया को कह रहे हैं हमारा साथ दें जी, तो अब ये जो प्रपोजल है ना वो यही है कि ये मुल्क की क्राइसिस है। ठीक है, अब हमने सब देख लिया, आपने अपने घोड़े तक दौड़ा लिए, वो भी आपके खिलाफ बगावत करके। जी, आपके मौकफ में बहुत सी चीज़ें हैं जो जायज़ हैं, हमारे मौकफ में भी कुछ चीज़ें हैं जो जायज़ हैं। जी, तो ये जो दायरे वाली बात है ना, तो आइए फिर बैठ जाते हैं एक दायरे और डिफाइन कर लेते हैं कि कैसे आप आपस में हमारे तल्लुकात होंगे या नहीं होंगे, और क्या होगा और क्या नहीं होगा। तो इसलिए ये प्रपोजल आ रही है। ठीक है, और एक ज़माने में इस प्रपोजल को नेशनल डिफेंस कॉलेज के अंदर से भी आवाज़ें आ रही थी एक ज़माने में कि एक नेशनल सिक्योरिटी कमेटी बना ले जो कि अबव पार्लियामेंट, अबव कैबिनेट हो, Right. जिसके अंदर प्रेसिडेंट भी हों, प्राइम मिनिस्टर भी हों, चारों सर्विस चीफ्स हों, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ हो। अच्छा। और उस प्रपोजल के अंदर ये भी था कि चारों हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वो भी वहाँ बैठे, ओके, ओके, और फाइनेंस मिनिस्टर भी हो, इंटीरियर मिनिस्टर्स भी हों, चीफ मिनिस्टर्स भी हों, ताकि जो नेशनल कंसेंसस आपने बनाना है कि जी ऑपोजिशन को मिलनी चाहिए इजाज़त अपनी ऑपोजिशन करने की इश्यूज़ के ऊपर, और हमें इजाज़त मिलनी चाहिए कि हम गवर्नमेंट के जो मैंडेट है या जो मैनिफेस्टो है उसके मुताबिक हम अपना काम करें, और जो नेशनल सिक्योरिटी है वो डिफ़ाइन कर ली जाए और वो आप उसको हैंडल करें, और जो इंसाफ देना है और वो कैसे देना है ताकि आप आइन को इंटरप्रेट करें मगर आइन बनाने की कोशिश ना करें, वो हमारा पार्लियामेंट का हक है, वो ना करें आप। और ये भी जो रूल है, अब आर्मी के अंदर तो सीनियरिटी का रूल नहीं है, जिसको प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट करता है वही ISI चीफ बनता है, ज़रूरी नहीं है कि वो सीनियर हो। इसी तरीके के साथ जो चीफ बनता है ज़रूरी नहीं है वो सीनियर हो, मगर जजेस ने अपने लिए ये सीनियरिटी प्रिंसिपल कर लिया है। तो ये भी इशू डिस्कस और डिबेट करने वाला है कि ISI चीफ तो ठीक है, वो तो आप कर सकते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि सीनियर बंदा हो, वो इंटेलिजेंस की है, उसके लिए एक्सपर्टीज़ चाहिए, मगर जब आप कोर कमांडर बन जाते हैं तो उस वक्त ईच वन ऑफ यू इज़ केपेबल ऑफ बीइंग और एलिजिबल टू बी आर्मी चीफ। तो वहाँ भी कोई सीनियरिटी की बात कर ले, ताकि ये जो है ना हैंड पिक करना, और फिर वो जो जिसको आप चुनते हैं वो कहता है मैं तो इसका आदमी नहीं हूँ, मैं तो फौज का आदमी हूँ, वो उल्टा आपके खिलाफ हो जाता है अपनी आज़ादी दिखाने के लिए, और आप नाराज़ हो जाते हैं, आप कहते हैं हमने इनको हैंड पिक किया, देखो यार अखा दिखा रहे हैं सानू, असी तो नहीं चुन के ले आए 8वें नंबर तो 4थे नंबर। तो ये सारे डिबेट्स खत्म हो, तो बहुत सी इससे भी डिबेट्स हैं जो अब इस मुल्क में ज़रूरी हो गया है कि आप बैठ के सारे स्टेक होल्डर्स, क्योंकि पहले तो यही था ना कि स्टेक होल्डर तो पार्लियामेंट है, सेनेट है, नेशनल असेंबली है, प्रोविंशियल असेंबलीज हैं, चीफ मिनिस्टर्स हैं, ये इलेक्शंस हैं, अवाम है। ज़ाहिर है ये पॉलिटिकल सिस्टम है ना, लेकिन जब इन्वॉल्वमेंट दीगर स्टेक होल्डर्स की भी है तो आप इस सबको तरीके से बिठाना आती है कि पड़ेगा। आप रेजिस्ट नहीं कर सकते, नहीं कर तो सकते। फिर वो कह रहे हैं चलो आ जाओ बैठ जाओ, फिर गल कर लेना, इसी तस्लीम कर लेते हैं आपको ठीक है। कि यू आर ऑल्सो स्टेक होल्डर। ओके, तो ये इसके पीछे ये है क्योंकि आजकल जो सिचुएशन है, जी। ये पहली दफ़ा ऐसी सिचुएशन है कि एक नेशनल क्राइसिस आ गई है जिसको नून लीग ने पकड़ लिया है कि हम इसको निभाते हैं। क्राइसिस क्रिएट किया इमरान खान ने और इस्टेब्लिशमेंट ने। इस्टेब्लिशमेंट उसको रेजिस्ट नहीं कर सकी, वो गड़बड़ करता रहा, ये उसको समझाते रहे, वो सुन बात नहीं सुनी, यहाँ तक आ गया कि इनको न्यूट्रल होना पड़ा। अब खान साहब को अपोजिशन ने मिलकर निकाल दिया। अब सिचुएशन ये है, वो कहते हैं वो फिर से वही लगा हुआ है कि जी जुडिशरी मेरा साथ दे और ये दे, जी, लेकिन वो कहते हैं कि आ एतराज़ जाए और लेकिन बैठ दरख्वास्त जाए और तो आ सब गई कर ना लेते वापस। ठीक हैं। है। यहाँ तक कि हम इलेक्शन की बात भी करने के लिए तैयार है, कब होगी कैसे होगी। और ये जो इस वक्त इकोनॉमिक एजेंडा है और वो जो डिप्लोमेटिक एजेंडा है, इसमें तो इतफाक कर रहे हैं, ये मुल्क के लिए। लेकिन नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी जो नई आई थी जिसकी हमें डिटेल्स नहीं पता, उसमें अब स्ट्रेटेजिक से इकोनॉमी की तरफ, इकोनॉमिक मगर पॉलिसी की खान तरफ साहब ने ध्यान तो था उल्टा ना। कर दिया ना। जी जी, खान साहब ने तो डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी खराब कर दिए, इकोनॉमी भी खराब कर दी। ठीक है। इसलिए अब ये बात आ रही है। मगर ओके। जाते जाते ये मैं कह दूं इसकी कोई चांसेस नहीं है, और उसकी वजह सिर्फ यही है कि बाकी स्टेक होल्डर्स इस्टेब्लिशमेंट के स्टेक होल्डर्स तो तैयार हो जाएंगे बैठने के लिए। वो तो काफ़ी अरसे से कह रहे हैं नेशनल सिक्योरिटी कमेटी बनाएं ओवर एंड अबव कैबिनेट, मगर ये जो है ना जुडिशरी नहीं बैठेगी। वो अच्छा। समझेगी कि ये हमारे ऊपर भी पाबंदियां लग जाएंगी। एक चीफ जस्टिस शायद बैठ सकता है मगर और कोई नहीं बैठेगा। और काजी फायज ईसा साहब की बात कर रहे हैं जिन्होंने खत लिख दिया। नहीं, काजी फायज ईसा साहब भी नहीं मानेंगे इस चीज़ को। अच्छा, ये चीज़ जो है ना कि जुडिशरी बैठे हाँ। इन दी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, ओके, ये एक इमरजेंसी कोई ऐसी लगानी हो, आपने स्टेट ऑफ वॉर हो तो एक वॉर कैबिनेट बन जाए, ठीक है। उसके अंदर चीफ जस्टिस को भी बुला लिया जाए और बाकी भी आ जाए, वो अलग एक सिचुएशन है, ठीक है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन। नॉर्मल रूटीन में जुडिशरी इज अ सेपरेट पिलर, जुडिशरी डजंट कम अंडर द गवर्नमेंट।
ओके ओके, आर्मी कम्स अंडर द गवर्नमेंट, यस, हाँ तो जी, वो ऐसा स्टेक ही होल्डर है, बन महकमा सकती है है। दिफा का। जैसे इंटीरियर मिनिस्टर बन सकता है, चीफ भी बन सकता है, ठीक है ना, आईएसआई भी बन सकती है, वो तो प्राइम मिनिस्टर ही अपॉइंट करता है। ठीक है। तो मगर अब जो बात हो रही है वो थोड़ी बड़ी बात हो रही है, क्योंकि इस वक्त जो है एक किस्म की वॉर इकोनॉमी की प्रॉब्लम बन रही है। ये जो इकोनॉमी तबाह होने जा रही है, जिसका मुल्क फेल हो सकता है, माशी स्टेट इमरजेंसी। फेलियर हो सकता हाँ। है, उसकी वजह से अब वो ये कह रहे हैं। ठीक है, तो ये दिस इज वाई, बट ये कामयाब नहीं होगी। उसकी दो वजूहत, क्या? एक ये है कि एस्टैब्लिशमेंट के पास सारा पावर वैसे का वैसे ही है, ठीक है, वो हाँ। और दूसरा इमरान खान कभी नहीं बैठेगा, वो तो कहता है मैं आप छोड़े, मैं तो शहबाज शरीफ साहब को एक्सेप्ट ही नहीं बात करते। करने के लिए तैयार शहबाज नहीं शरीफ है। साहब को तो एक्सेप्ट नहीं इसलिए ये एक अच्छा पॉलिटिकल हाँ। समझे एक स्लोगन है कि हम तो मुल्क के लिए सबके साथ बैठने के लिए तैयार हैं, हर बात करने के लिए तैयार हैं, यहाँ तक कि अगर घर जाने की जरूरत पड़े वो भी हम बैठने के लिए तैयार हैं। मगर इमरान खान साहब ये कभी नहीं माने। नारों की हद तक है ये बातें, और इनको अमली जामा पहनाने के रास्ते में जो जो रुकावटें हैं, सेठी साहब ने वो बयान की, कहाँ कहाँ कैलकुलेशंस की ज़रूरत है। लेकिन देखना ये कि अगर ये बहस की भी जा सकती है, मुमकिन भी है, तो उसका प्लेटफॉर्म क्या होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वसीउल बुनियाद डायलॉग में शिरकत से इनकार कर दिया, वो शहबाज शरीफ साहब को मानने को तैयार नहीं है, और सेठी साहब का ये कहना कि अभी भी सारा इख्तियार इस्टेब्लिशमेंट के पास ही है। उन्हें मजीद इख्तियार क्यों दिया गया, वो इख्तियार है क्या? ब्रेक के बाद आके इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक। वैसे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून की ये हुकूमत दरिया के दो किनारे हैं, कहीं एक दूसरे के साथ मिल नहीं सकते, बैठ नहीं सकते एक साथ। एक ऐसा पॉइंट आया जिस पे दोनों में तफाक़े राय दिखाई दिया सेठी साहब, वो तब जब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की जानिब से ISI को स्क्रीनिंग का कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दिया गया, जिस पर एतराज़ात की भरमार होगी दोनों तरफ से। परवेज़ रशीद साहब ने ट्वीट किया, रज़ा रब्बानी साहब ने इसको नापसंद किया, उस पर फवाद चौधरी साहब ने अग्री किया। फवाद चौधरी साहब ने ये कहा कि सियासी इदारों और इदारों के नए किरदार पर बहस की ज़रूरत है। अगर इदारों ने अपना किरदार और बढ़ाना है तो फिर इसकी कीमत आपको अवामी एहतसाब की सूरत में चुकानी पड़ेगी। इस पे राना सनाउल्लाह का कहना है कि ये पहले से इन प्लेस प्रैक्टिस थी, अब इसे कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है। क्या ज़रूरत पेश आई कानूनी तहफ़्फ़ुज़ देने की और उस प्रोटोकॉल को पीछे करने की जो पहले फॉलो किया गया? देखिए, आप भूल गए हैं कि साकिब निसार साहब जब चीफ जस्टिस थे जी, तो एक सुप्रीम कोर्ट ने नई किस्म की इंटरवेंशन करनी शुरू कर दी। एग्जैक्टली। वो क्या था कि जो भी प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेशंस करता था मुख्तलिफ इदारों में, और प्राइम मिनिस्टर के अंदर कुछ 60 से ज़ायद इदारे हैं जो उनके अंदर आते हैं, जहाँ वो नॉमिनेट करते हैं चेयरमैन या सेक्रेटरी या हेड या डायरेक्टर या जो भी तैनातियां जो भी करते हैं वो करते हैं जी, इंक्लूडिंग PCB, वो भी प्राइम मिनिस्टर करता है इस पेट्रन। अच्छा। तो हुआ ये कि चैलेंज होना शुरू हो गया। ये PTV से ये शुरू हुआ कि उन्होंने PTV में एक मैनेजिंग डायरेक्टर लगा दिया या चेयरमैन लगा दिया, और उसके ऊपर चैलेंज हो गया अदालत में, और उसके बाद फिर अदालत ने ये फैसला किया सुप्रीम कोर्ट कि जी वो चेयरमैन जिनको बनाया था वो उनको निकाला जाए, वो डिज़र्व नहीं करते थे, कासमी साहब, और उनसे पैसे भी वसूल किए जाए जो उन्होंने अपनी तनख्वाह वगैरह ली थी जी। उसके बाद और भी नादरा और उसके भी चेयरमैन पीपल्स पार्टी के ज़माने में उनको भी अदालत ने कहा कि आप निकलें यहाँ से। तो अदालतों ने ये फैसले करने शुरू कर दिए प्राइम मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट्स के ऊपर। उसके साथ बड़ी शर्मिंदगी होती थी। अब प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर रहा है, उसका हक है, और अदालत कह रही है नहीं ये बंदा ठीक नहीं है, ये क्वालिफाइड नहीं है, रूल्स नहीं फॉलो किया आपने, ये नहीं किया, वो नहीं किया। तो मेरा ख्याल है बात वहाँ से शुरू हुई कि जी ये जो डिस्क्रेशनरी पावर है प्राइम मिनिस्टर का, उसको चैलेंज किया जा रहा है। उसके साथ एक और साकिब निसार साहब ने ड्रामा कर दिया कि फिर जो है वो खुद फैसला नहीं कर सकता, काबीना कर सकती है। प्राइम मिनिस्टर इज हेड ऑफ द कैबिनेट, प्राइम मिनिस्टर काबीना के बगैर, अप्रूवल के बगैर कोई चीज़, कोई फैसला नहीं कर सकता। ठीक है। तो हर प्राइम मिनिस्टर का फैसला के पीछे काबीना की अप्रूवल होनी चाहिए और मिनट्स के अंदर रिकॉर्ड होना चाहिए। इसका ये मतलब था कि हर रोज़ कैबिनेट मीटिंग होगी, कोई भी फैसला आप प्राइम मिनिस्टर ने करना है तो वो कैबिनेट मीटिंग में होगा। हालांकि नवाज शरीफ साहब के ज़माने में और उससे पहले भी ऐसे नहीं होता था, कैबिनेट मीटिंग तो हफ्ते में एक दफ़ा या 2 हफ्ते में एक दफ़ा होती थी जी। इमरान खान साहब ने फिर ये सारा सिलसिला शुरू किया। 2 चीज़ें, एक ये कि हर रोज़ ही कैबिनेट मीटिंग होती थी, सारे ही फैसले वहीं होते थे,
वो और बात है, खान साहब अपने जो हर चाहते थे हफ्ते वो जाता मंगल था। बुध को, जी। हाँ, मतलब ये हर दूसरे तीसरे दिन कैबिना बैठी होती थी। और उसके बाद जो और कोई इश्यूज होते थे जो कि हफ्ते के दौरान जो आते थे, उनको सर्कुलर रेजोल्यूशन के जरिए समरी भेज दी जाती थी, और समरी सर्कुलर सर्कुलर के ईमेल जरिए। चली जाती जी। थी और कहा जाता था कि जी 24 घंटे के अंदर अंदर इसको ओके करें, अप्रूवल दे दी और जाती अप्रूवल, वो अप्रूवल जो है सारे बटन दबाते थे, अप्रूवल आ जाती थी। कोई पढ़ता नहीं था, कोई ना उसके अंदर कोई ब्रीफ होती थी, कुछ नहीं। ये फैसला हुआ है, प्राइम मिनिस्टर ये फैसला करना चाह रहे हैं, कैबिना इसकी अप्रूवल दे दे, जी। ठा करके। यहाँ तक कि कुछ फाइल्स भी नहीं दिखाई गई। वो भी आजकल एक इशू बना हुआ है कि जो पैसे लंदन से वापस आए हैं ब्रिटिश क्राइम एजेंसी के, और खान साहब ने वो फाइल ही नहीं, शहजाद अकबर साहब ने फाइल ही नहीं दिखाई। और अभी शेरी मज़ारी साहब की बात आई है, हमसे अप्रूवल ले ली, हमसे दिखाया तक नहीं जी। किसकी अप्रूवल ली जा रही जी। है, वो पैसे आए कहाँ गए, ये हुआ वो। तो एनीवे, तो ये बैकग्राउंड है। मगर हकीकत ये है कि ये फिर सोचा यही कि यार अगर ऐसी बात है कि हर चीज़ ही जो है वो चैलेंज हो जाती है, या जिसको चाहे उठ के वो पिटिशन कर देते हैं और अदालतें जिसका दिल चाहे जो मर्जी कर ले, तो ये हम तो आईबी की एक रिपोर्ट लेते हैं हर एक से, और ये हस्बे मामूल आईबी का काम ही है कि जिस बंदे को अपने अपॉइंट करना है या कुछ करना है तो आईबी से एक पूछ लिया जाता है, एक हस्बे मामूल, कि जी फलाने की अपॉइंटमेंट होने जा रही है तो इसके ऊपर एक रिपोर्ट दे दें। और आईबी 90% ऑफ द टाइम, 90%, अगर प्राइम मिनिस्टर ने आयशा को सिलेक्ट किया है या सिटी को सिलेक्ट किया है तो आईबी ये नहीं कहेगी कि सिटी ठीक नहीं है, प्राइम मिनिस्टर घर वाला सी कौन होने हैं, ठीक है ना। और सियासतदानों के बहुत से रीजंस होते हैं, ये तो नहीं सिर्फ कॉम्पिटेंस इज नॉट द ओनली रीजन। Yes. और भी तो सियासी भी तो मेक ब्रेक वादे ये वो, दिस इज व्हाट कैबिनेट इज ऑल अबाउट। आपका ख्याल है कैबिनेट के अंदर सिर्फ टेक्नोक्रेट्स बैठे हुए हैं? आपका ख्याल है जो कॉमर्स मिनिस्टर बन रहा है, आपका ख्याल है उससे कोई बेहतर कॉमर्स मिनिस्टर नहीं है पाकिस्तान के अंदर? मगर वो मजबूरी है ना, देयर एमएनएज हैं, उनको लेना है, दिस पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सियासी वाबस्तगी। हाँ, और फिर ये अलायंसेस बनाने हैं लोगों को, ये तो जाहिर है अपनी मजबूरियां, ये मजबूरियां होती हैं सियासत की। तो इसलिए आईबी यूज्ड टू, मगर होता ये था कि ये जब सुप्रीम कोर्ट ने जब से चैलेंज करना शुरू कर दिया, तो फिर उन्होंने यही सोचा होगा कि ये सारा वक्त आईबी तो हमें करती है मगर इसकी कोई हैसियत नहीं है, बिकॉज हम अपॉइंट करते हैं। मगर अगर हम इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं मिलिट्री की, जिनकी आज़ादी है, खा वो हम डीजी को अपॉइंट करते हैं, मगर अब तो वो भी शायद हम नहीं करते, वो तो जो कहते हैं हम कर देते हैं रिकमेंडेशंस के। हाँ, वो जो भी कहते हैं वो जी, जी, कहते जी। हैं इसको लगा देते हैं, Yes, वो भी sir. हाथ से गया। हाँ। नवाज शरीफ साहब ने एक ज़माने में किया था ना, एक डीजी लगाया था जनरल जावेद नासिर, जो कि डिज़ास्टर था। तो मोहतरमा ने भी कोशिश की थी जनरल कल्लू को लगाने की, वो उड़ा के रख दिया ऐसा ही नहीं, जाओ जाओ। अच्छा, तो अब एक बार फिर वैसा तो ही हुआ अब कुछ। उन्होंने कहा यार ये जो वो तो करते ही हैं। जी। अच्छा, अगर आप किसी को लगा दें हाँ हाँ। और आईएसआई को पसंद ना आए ये बात, Then? उन्होंने तो अपनी इंक्वायरी की हुई है, उनको तो पता है कि ये बंदा जो है उनके लिहाज से ये बंदा ठीक नहीं है, या बंदा फौज के खिलाफ है, या ये बंदा नेशनल इंटरेस्ट में ठीक नहीं है, या इसका किरदार ठीक नहीं है। आप कोई भी फाइल देख लें, क्योंकि मैं अब थोड़ी अरसे के लिए रहा हूँ ना कुछ ऐसी जगह पे जहाँ हमें कुछ नज़र आता था कि क्या लिखा हुआ आता है अच्छा। लोगों के बारे में। अच्छा। तो क्योंकि हर रोज़ एक समरी आती है टू द प्राइम मिनिस्टर्स प्रिंसिपल सेक्रेटरी ओके। ऑफ द डेज अपग्रेड, Okay. खबरें, कमेंट्री, आईएसआई की ब्रीफ आती है, अच्छा। वो हर रोज़ प्राइम मिनिस्टर के पास जाती है। अच्छा। तो वो कॉन्फिडेंशियल होती है, ठीक है, वो सिर्फ प्रिंसिपल सेक्रेटरी देखता है और वो आगे प्राइम मिनिस्टर को देता है। अच्छा। प्राइम मिनिस्टर उसको सीक्रेट रखता है। मगर कुछ प्राइम मिनिस्टर जो है वो अपने जो चहेते होते हैं उनके साथ डिस्कस कर लेते हैं कि यार वो एजेंसियाँ हैं कह रही हैं नहीं, तो उन्होंने आ गई रिपोर्ट आ गई एजेंसियाँ कह रही। तो वो कभी कभी वो हम जैसे लोग जब वो काबीना में थे फेडरल गवर्नमेंट में, तो मलिक मिराज खालिद साहब प्राइम मिनिस्टर थे, तो उनका कमरा और मेरा कमरा साथ साथ था, उन्होंने मुझे अपने करीब रखा हुआ था ज़रा सियासी गपशप के लिए। अच्छा। तो वो फिर तो जब वो होता था तो मुझे भी पता लगता था कि रिपोर्ट में क्या आया क्या नहीं आया। क्या अंदाज़ हालांकि वो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट में वो हम बता नहीं सकते क्या सुना Right. क्या नहीं सुना, मगर बहस में पता चल जाता ना कि यार वो तो वो फैक्चुअल होती एजेंसियाँ थी। कह रही हैं नहीं, अच्छा। या वो कहते हैं ये हो जाएगा, ये सिर्फ वो सब वो कहते हैं ठीक है। अनबायस्ड रिपोर्ट्स होती थी। अच्छा, अब बायस और अनबायस जो है ना, ये ना आप कुछ नहीं कह सकते। देखिए, आईबी की रिपोर्ट में ये नहीं लिखा होगा कि आप की पर्सनल लाइफ जो है वो ज़्यादा उसके ऊपर एम्फोसिस नहीं होगा। ओके। और जो आपका कॉम्पिटेंस है, क्योंकि वो भी ब्यूरोक्रेट है ना आईबी वाले भी, जी। वो भी तो वही ब्यूरोक्रेसी से हैं जिनके बारे में वो रिपोर्ट्स लिखते हैं। ट्रू दैट। तो वो फिर उस किस्म की रिपोर्ट नहीं देते किसी के खिलाफ भी, ओके। अनलेस कोई और कोई सीरियस इश्यू हो जिसकी वो बात, फिर भी वो ज़रूरी नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर उसकी बात सुने। मगर जब आईएसआई जब कोई रिपोर्ट देगी ना किसी के खिलाफ, तो प्राइम मिनिस्टर को 10 दफ़ा सोचना पड़ेगा कि अब मैं क्या करूँ।
अच्छा, अब ये लागू अब है। ये नहीं, अब ये इनफॉर्मली ये लागू हो गया है। अब पूछे क्या होगा? क्या होगा ये आने वाली अच्छा मैं बता अपॉइंटमेंट्स? देता हूँ क्या होगा। क्या होगा? शहबाज शरीफ साहब कोई ऐसी अपॉइंटमेंट नहीं करना चाहते जिसमें GSU में इतराज़ है। वो अगर कह देना कि ये नहीं करना तो शहबाज शरीफ साहब वो नहीं करेंगे काम। अगर कल को फिर इमरान खान जो कि जिस किस्म के मूड में है वो अब तो वो बात नहीं सुनता ना, वो कहता मेरी बात होगी, जाहिर है। और वो पीछे नहीं हट रहा, नो डाउट। पीछे नहीं हट रहा वो। पीछे बैक पे भी तो है ना उनके लोग, सेठी साहब। तो अब क्या होगा? हाँ, क्या होगा? अगर इमरान खान जैसा प्राइम मिनिस्टर फिर आ जाता है, Then? इमरान खान नहीं कोई और आ जाता है, शहबाज शरीफ नहीं होता कोई और होता जी। है, वो कहता नहीं ऐसे नहीं ऐसे कर लेते हैं, नजम सेठी को लगाना ही हमने, ठीक। तो ऐसा कहती है नहीं नजम सेठी की तो फाइल इतनी मोटी है हमारे पास, और उसमें तो तस्वीरें ऐसी लगी हुई हैं कि पता नहीं क्या क्या साहब ये बात ना करें, हेडलाइन बन जाएगी। नहीं वो नहीं, तो वो फिर मिसाल दे रहे हैं आप। मैं मिसाल दे रहा हूँ, तो अपना अच्छा होता है ना, अपने ऊपर ही सारा कुछ बोझ ले लेना। जी बिल्कुल है। तुम्हारे ऊपर तो नहीं मिसाल मैंने के डालना तौर ना। नहीं, हाँ, थैंक यू हाँ, सर, थैंक तो यू। मैंने अपने ऊपर बोझ ले लिया, तो फिर वो रिपोर्ट जाएगी कि यार सेठी तो बड़ा नंबर 2 आदमी है, अच्छा। सेठी तो गड़बड़ है करता है, सेठी वो गड़बड़ करता है, सेठी है गड़बड़ करता है, तो ये जड़ा ना इन्हों तुसी ना करो। फिर क्या होगा? अब कोई ऐसा प्राइम मिनिस्टर आता है कहता है नहीं नहीं मैंने तो वादा किया हुआ सेठी से, सेठी तो मेरा असासा है, ठीक, मैंने तो लगाना है इसको। ऐदी भी की गल है की तुसी लिखा कि आपने ये लिख के भेज दिया कि इल्ज़ाम है ना, ये तो इल्ज़ाम तो हमारे ऊपर भी है हर किस्म के। Yes. तो ये इल्ज़ाम के ऊपर तो काम नहीं चलता, एविडेंस क्या है? एविडेंस दे मुझे। जी। एविडेंस कमी होती है, इल्ज़ाम होते हैं। इट इज़ रिपोर्टेड दैट, इट इज़ अलेज दैट, सम पीपल अलेज इज करप्शन, सम पीपल अलेज इसने उस वक्त ये घपला किया था, मगर एलिगेशंस ही होती है, क्योंकि हर बंदे के बारे में इतनी लंबी चौड़ी इन्वेस्टिगेशंस नहीं होती। राइट। ये हवालदार और इस किस्म के लोग आते हैं इन्वेस्टिगेट करने के लिए, और वो आके अपनी लोकल रिपोर्ट्स यहाँ से, लोकल जो स्टेशन कमांडर होता है उसके नीचे पूरा एक डिवीज़न होती है हर जगह पे, वो फिर हर बंदे की फ़ाइल रखते हैं और वो फिर फाइलें भेजते रहते हैं ऊपर। ठीक है। और बहुत सी इंक्वायरीज भी आती हैं ISI से कि फलाने बंदे की इंक्वायरी करें, ये करें वो करें, फिर लोकल्स वो करते हैं। और मैं आपको बताऊं सबसे पहली इंक्वायरी इनकी ये होती है कि ये SHO के पास पहुंच जाते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हर बंदे के बारे में जो क्रिमिनल वाले हैं वो पुलिस के पास होती है, तो वो पुलिस से लेती पड़ती है। ISI तो बड़े 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 लोगों के पीछे देखते हैं ना, ये हर बंदा के पीछे तो ISI नहीं जाती, मगर वो छोटे छोटे अपने इंस्पेक्टर्स होते हैं वो चले जाते हैं इंक्वायरियाँ करने, ये वो करने। ठीक है। अब इससे क्या होगा? कल को आप एक अपॉइंट करते हैं किसी को, जी, ठीक, ISI समझती है कि ये ठीक अपॉइंटमेंट नहीं है, क्या होगा? क्या होगा? कि या तो प्राइम मिनिस्टर लगा देगा या प्राइम मिनिस्टर नहीं लगाएगा। अगर नहीं लगाया तो नो इश्यू, अगर लगा दिया इसके बावजूद कि ISI ने कहा मत लगाएं, तो क्या होगा? क्या होगा? और रिपोर्ट्स बनेंगी? नो 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 जी, एक पिटीशन चली जाएगी अच्छा अदालत में, ठीक है, इस बंदे को जो लगाया गया है ये सही नहीं है। अदालत कहेगी जी आओ जी आओ, गवर्नमेंट लाओ, रिकॉर्ड ले आओ इस बंदे का, और उसमें फिर अदालत ये भी कहेगी कि एजेंसियों को भी हम कहते हैं हमारा रिकॉर्ड दिखाओ। जी, तो आप समझ रहे हैं? बिल्कुल। तो एजेंसी का रिकॉर्ड जो है फिर अदालत को मिल जाएगा, जी। और अदालत कहेगी नहीं लगा सकते आप आयशा को या नजम सेठी को, हमने सारी फाइलें देख ली। अच्छा, तो एक ऑफिशियल रास्ता मिल जाता है उस बंदे की को रोकने के लिए। अच्छा, तो ये अब इस तरीके से किसी को रोकना होगा। ये रिपोर्ट जजेस की तैनाती में भी जाती है सेठी साहब? नहीं, अच्छा, ना, वो सिर्फ टेररिज्म की रिपोर्ट्स जाती है Okay. वेरियस जगह पे, मगर ये रिपोर्ट से जाती है। अच्छा, ब्रेक पे जाने से पहले परवेज रशीद साहब का एतराज़ या मुस्लिम लीग नून के कुछ रहनुमाओं का दबे छुपे लफ्ज़ों में, ढके छुपे लफ्ज़ों में ऐसा एतराज़, और उस पर PTI की जानिब से भी यही इकरार कि ये अच्छा नहीं है। आने वाले दिनों में इस नुक्ते पे ये जमातें इकट्ठी हो सकती हैं? नहीं हो मज़ीद अहम बातें एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो। शो के आगाज़ में सेठी साहब आपने ये बात कही कि इमरान खान साहब अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हट रहे, तो इसकी वजूहात हैं और उस पर हम बारहा बात कर चुके हैं। साबिका फ़ौजियों का एक ग्रुप है, रिटायर्ड फ़ौजियों का, उनकी जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और ये इत्तलात आ रही हैं कि उन्होंने ये बात कही है कि उनकी इस गवर्नमेंट के चेंज के बाद जनरल बाजवा साहब से मुलाकात हुई, जिसमें उनके साथ ये वादा किया गया था कि 90 रोज़ के अंदर या 90 रोज़ के बाद इंतखाबात करवा दिए जाएंगे। तो उस जो वादा किया गया था उसको पूरा किया जाए। उन्होंने एक डिमांड्स पे मबनी पेपर्स भी दिए हैं जर्नलिस्ट को, जिसमें वज़ीर दाखिला से फ़ौरन इस्तीफ़ा लिया जाए, उनको हटाया जाए और दीगर मुतालिबात है। इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है इस सारे मंजरनामे में? देखिए, इसमें तो बस 4-5 इश्यूज़ हैं, मैं एक एक करके बात करता हूँ। जी, देखिए, पहली बात है ये लोग कौन है? वेटरन्स एसोसिएशन।
देखिए, जो भी रिटायर्ड अफसरों की जो एसोसिएशन हैं उनमें से एक ही है जिसको फौज रिकग्नाइज करती है, हाँ, और वो ये नहीं है। ठीक है, ये जो वेटरन्स एसोसिएशन है इसको रिकग्निशन जीएचक्यू ने नहीं दी हुई। ओके, पहली बात। दूसरी बात, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है रिटायर्ड सर्विसमैन की जिसको रिकग्निशन मिली हुई है, उनके ऊपर पाबंदी है कि आप सियासी बातें नहीं करेंगे, आप पेंशन वेलफेयर की बातें करेंगे, और उसी के लिए वो बनाई गई हैं। आप सियासी मदाखलत नहीं करेंगे। अब ज़ाती तौर पे अगर आप सियासत करना चाहते हैं, आप रिटायर्ड है, उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, आज सियासी जमात को ज्वाइन करें, मगर इस प्लेटफॉर्म से, रिटायर्ड सर्विसमैन के प्लेटफॉर्म से आप नहीं कर सकते, सियासी बातें नहीं कर सकते। ये वेलफेयर की बातें हो सकती है, इसीलिए आपको रिकग्नाइज किया, इसीलिए आपके लिए सहूलतें दी हैं हमने, पेंशन हैं, ये है, वो है, वगैरह वगैरह। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वेटरन्स, इसकी कोई रिकग्निशन नहीं है, पहली बात ये। दूसरी बात ये है कि इसमें एक फैमिली है जो हावी है, वो फैमिली है जनरल अली कुली ख़ान की। जनरल अली कुली ख़ान के बारे में जो चीज़ें हमें पता है, जो हक़ाइक़ हैं, वो ये हैं कि ये DGMI भी रहे हैं और चीफ ऑफ जनरल स्टाफ भी रहे हैं 90 की दिहाई में, जब मोहतरमा की हुकूमत थी यहाँ 93 to 96, और उसके बाद भी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ रहे 8 तक। ठीक है। और जब जहांगीर करामत साहब चीफ ऑफ जनरल चीफ थे, आर्मी चीफ थे, 96 में उनको अपॉइंट किया गया, और 98 में नवाज शरीफ साहब ने उनको कहा कि आप रिज़ाइन करें, क्योंकि उन्होंने एक बयान दिया था, एक पेपर पढ़ा था जहां उन्होंने नेशनल डिफेंस कॉलेज में, उस वक्त यूनिवर्सिटी, जहां उन्होंने ये कहा था कि मेरा ख्याल क्वेटा में, स्टाफ कॉलेज में क्वेटा में बात कही थी कि जी एक नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल होनी चाहिए जिसमें ये जो मामले हैं, जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं बिटवीन फोर्सेस एंड सिविलियन गवर्नमेंट, उनके लिए वो एक बनाई जाए। अच्छा। नवाज शरीफ साहब को ये बात पसंद नहीं आई, उन्होंने कहा जी आप रिज़ाइन करें, आप मदाखलत कर रहे हैं। जहांगीर करामत साहब ने कहा मैं रिज़ाइन करता हूँ, घर आ गए। घर आए, और उस वक्त अली कुली ख़ान वाज चीफ ऑफ जनरल स्टाफ, CGS। ये और एक दो जर्नैल और उठ के इनके घर आ गए, आर्मी चीफ के घर आए। अच्छा। और उन्होंने कहा जी ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है कि एक आर्मी चीफ को इस तरीके से सैक कर दिया जाए, और आप क्यों ये रिज़ाइन कर रहे हैं, ठीक है, और हम कू करने के लिए तैयार हैं। अच्छा। ये बात आम है, ये रिकॉर्ड पे है, रिकॉर्ड पे नहीं है मगर ये रिपोर्टेड है। ओके। ये बातें हर जगह पे, ये बातें पता है। इन्होंने ये कहा कि हम कू करने के लिए तैयार हैं, आप रिज़ाइन नहीं करेंगे, यू लीड अस। तो जहांगीर करामत साहब ने कहा नो, ना मैं अपना रेजिग्नेशन वापस लूँगा, ना मैं आपको इजाज़त देता हूँ कि आपको वो नहीं कोई करना। जनरल मुशर्रफ को वो अपॉइंट करने जा रहे हैं, उनका हक है, उनको करने दें। तो जनरल जहांगीर करामत स्टूड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ, और वो घर आ गए। मगर ये जो जर्नैल थे, जिस लेड बाय जनरल अली कुली, ये नाराज़ हो गए, इन्होंने कहा नहीं हमें करने दें। इवेंचुअली जब जनरल करामत ने कहा नो, तो फिर अली कुली वॉज द सीनियर मोस्ट, उनकी तवक्को थी कि उनको आर्मी चीफ बनाया जाएगा। तो उस वक्त जब उनको नहीं बनाया गया और मुशर्रफ को नवाज शरीफ ने बनाया, तो ये नाराज़ हो गए, और वो दिन है और आज का दिन है, ये इन्होंने माफ़ नहीं किया, दिल में रखी। इन्होंने फिर ये रेजिग्नेशन दे दी अपनी, क्योंकि उस ज़माने में, उस वक्त तक, अब तो शायद नहीं है ऐसे, मगर उस वक्त तक ऐसे ही था कि जब किसी जर्नैल, अगर एक आर्मी चीफ है और सीनियरिटी उसकी नंबर 3 है या 4 है, और उसको बना दिया जाता है चीफ, तो जो पहले 3 होते थे, अगर वो उनको नहीं बनाया जाता था, या चेयरमैन जॉइंट चीफ नहीं बनाया जाता, तो वो अपने पेपर्स दे के रिज़ाइन करते और घर आ जाते थे अपनी फुल पर्क्स एंड प्रिविलेजेस के साथ। ये एक ऑनरेबल चीज़ थी कि जूनियर को कर दिया, वो हक है, मगर हमारे लिए बायस इज़्ज़त यही है कि अब हम रिटायर करके घर जाए, क्योंकि एक जूनियर को तो हम सर नहीं कर सकते ना। ओके, ठीक है। इस जाहिर है कि अगर एक जूनियर बन जाता है चीफ, और जो सीनियर है वो उनको जाके सलूट करता है, तो प्रॉब्लम बन जाती है ना। ये सलूट तो इट इज़ ऑलवेज जूनियर टू सीनियर, ठीक है ना। तो ये प्रॉब्लम बन जाती थी, तो लोग कहते थे हम घर जा रहे हैं जी। अब अली कुली खान साहब की सारी फैमिली जो है वो PTI में। अच्छा। अली कुली खान साहब के जो साहिबजादे हैं, कैप्टन रिटायर्ड खालिद कुली, वो PTI के सदर्न साउथ में उसके डिप्टी सेक्रेटरी हैं। अच्छा। ओहदेदार हैं। गौहर अयूब खान साहब जो कि फॉरेन मिनिस्टर भी रहे हैं नवाज शरीफ की हुकूमत में। अली कुली साहब की हमशीरा जो है उनकी वहाँ ब्याही हुई है, इसका ये मतलब उमर जो है, उमर अयूब जो है, ये इनका नेव्यू है, भांजा है। इसी तरीके के साथ एक और इनका बेटा है जो कि PTI में है, सन इन लॉ है, वो PTI में है। और फिर इनके साथ एक साहब हैं जनरल यासीन मलिक,
वो भी सीपैक में रहे हैं, सारे कॉन्ट्रैक्ट्स लेते रहे हैं। जब वो उनको भी फारग कर दिया गया तो उनके भी शायद इश्यूज होंगे। लेकिन सेठी साहब, प्रोग्राम खत्म करने से पहले अगर ये रिकग्नाइज नहीं है जीएचक्यू की जानिब से, तो किस मुलाकात का हवाला दे रहे हैं? वो मुलाकात अच्छा, अब क्यों मुझे हुई? नहीं पता कि इनके साथ मुलाकात हुई है या नहीं हुई, या वो मुलाकात सिर्फ 3-4 लोगों की हुई या कि पूरे ग्रुप की हुई है, मुझे नहीं पता। ठीक है। और मेरा ख्याल है ये भी शायद कंफर्म नहीं है। कंफर्म क्या बात है, वो उसकी वजह से ये सारी अहमियत मिल रही है इसको। वो ये है कि जो बाकी सर्विस रिटायर्ड है जी। उनको जनरल बाजवा जब ये फैसले हुए न्यूट्रलिटी के, तो कुछ बेचैनी थी लोगों में, वो आके मिले थे फिर और जनरल सवाल और बाजवा जवाब ने का उनको सेशन। जाके समझाया जी। कि देखिए ये मजबूरियां थी, हम किसी के खिलाफ नहीं हैं, हम जेन्युइनली न्यूट्रल होना चाहते हैं। इमरान खान ने बड़ी हमारी डिस्क्रेडिटिंग की है, ही इज़ नॉट फिट, वो सारी बात जाके उनको समझाई और बड़े प्यार से समझाई। और यहाँ तक ये कहा, ये हमें इसलिए पता चला, ये रिपोर्टिंग इसकी नहीं हुई, मगर इसमें व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर जो लोग, जिन लोगों ने अटेंड किया था, उन्होंने फिर अपने ब्रीफ्स बना के व्हाट्सएप ग्रुप से भेजे, जो हमारे तक भी आए हैं। और वो जब आप कंपेयर करते हैं, 3-4 आए हैं ऐसे कि जी, तो उसमें जनरल बाजवा ने कोई ऐसी बात नहीं कही जो गलत थी। सारी बातें उन्होंने हकीकत बताई। और यहाँ तक ये कहा कि अगर अब इलेक्शन जब होंगे, जो आएगा वो हम कबूल बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल कबूल करेंगे, और कोई ऐसी बात नहीं है। इमरान खान को भी पूरा मौका मिलेगा जैसे बाकियों को मिले। तो उन्होंने बिल्कुल, जिसे कहते हैं, फैक्चुअल बात की और समझाया, और लोग समझ गए। इसकी वजह से अब वो जो खान साहब कोशिश कर रहे थे दाना डालना और उकसाना लोगों को, वो बंद हो गया। ठीक है। तो उन्होंने अपनी फौज को यूनाइटेड रखा और समझाया कि मैं किसी के साथ नहीं हूं, ना मैं किसी के खिलाफ हूं। तो मैं समझता हूं कि उन्होंने तो एक कौमी फर्ज अदा किया, क्योंकि बात शुरू हो गई थी डिवीजन डिवीजन डिवीजन। उनका कोई डिवीजन नहीं है, मैं सब सवाल लेने को, उनके जवाब देने को तैयार। और वो गए और उन्होंने दिया, एक जगह नहीं 2-3 जगह दिया। एग्जैक्टली। तो ये जरूरी नहीं होता कि आर्मी चीफ ये करे, मगर उन्होंने ये किया, तो यू हैव टू गिव हिम क्रेडिट फॉर दैट। तो ये न्यूट्रलिटी जो है वो अभी तक बरकरार रखे। ठीक है, ठीक है सेठी साहब, बहुत शुक्रिया आपके एनालिसिस का। वक्त खत्म हो गया है, बहुत से सवाल जहनों में मौजूद है, आने वाले प्रोग्राम से पूछेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।